हेलो बच्चों, आज अपने हिंदी मीडियम में जो सेकंड चैप्टर में पिछला टॉपिक किया था गाउस का नियम, मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज उसका अपने अनुप्रयोग करेंगे। देखो, मुख्यतः यही प्रायोरिटी रहती है हर बारी पेपर की कि इस अनुप्रयोग जो इसके हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट हो जाता है। परंतु इस बारी जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसमें चैप्टर में से न्यूमेरिकल 2.11 नंबर न्यूमेरिकल दे दिया था। तो मतलब ये है कि भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमें तो हमारा 100% देना है, हमें सारा कुछ करके रखना चाहिए। टॉपिक का जो नाम है ये है गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। उसमें पहला अनुप्रयोग क्या है? गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। अनंत रेखीय मतलब एक रेखा में अनंत तक आवेश वितरित है। तो हमने कहा कि ये जो मैंने डायग्राम दो बने हुए हैं, पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन करके सारा समझ लेते हैं। इसकी तो आपको थ्योरी लिखनी है और इसका आपका डेरिवेशन होगा। तो हमारा मेन काम पहले ये, तो आप क्या लिखेंगे कि माना कि भाई कोई अनंत रेखीय आवेश क्या है? वितरित है एक रेखा में, तो रेखीय हो गया ना। तो एक रेखा में अनंत रेखीय आवेश वितरित है, अनंत तक है। मैंने ये टुकड़ा लिया, इसका मतलब यहां तक नहीं है, ये ऊपर तक अनंत तक है। अब हम कोई एक बिंदु लेंगे पर्टिकुलर, वो चाहे ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो। मान लिया कि हमने एक बिंदु लिया O, ठीक है, क्योंकि हमें सोल्व करना है। तो मान लिया कि हमने एक बिंदु ले लिया O और इस O बिंदु से L दूरी पर एक अल्पांश ले लिया। कौन सा? dl। तो दोनों ओर ले लिया समान लंबाई के अल्पांश, L दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश ले लिए, dl और dl। इन पर मान लिया आवेश कितना है? dq और dq। अब हमने एक बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है? क्वेश्चन के अनुसार तीव्रता ज्ञात करनी है। वो बिंदु यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, दूर हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो जैसे हमने इस बिंदु O को लिया था कहीं पे भी, तो हमने कहा कि इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पे उस बिंदु को नाम दे दिया हमने P। और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, परंतु किस नियम से? गाउस के नियम से। तो पहला अपने ने अभी तो गाउसियन सरफेस बनाया नहीं है क्योंकि वो इधर बना हुआ है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? मान लिया इस अल्पांश dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है इस दिशा में dE, और इस अल्पांश के कारण भी कितनी है? dE, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है? समान है। बुक में क्या हो सकता है? E1 E2 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, अब देखो, माना ये अल्पांश जो है वो बिंदु P से थीटा कोण अंतरित कर रहा है, तो इससे भी ये कितना कोण अंतरित कर रहा है? थीटा कोण। तो ये थीटा तो ये थीटा हो गया, ये थीटा तो ये थीटा हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बिंदु P की बात करें तो दो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं? घटकों में वियोजित करते हैं, जो हमने 11वीं में किया था। अगर ये कोण थीटा है तो इधर का घटक कौन सा होगा? कोस वाला। और ये कोण जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनता उसके साथ कौन सा घटक होता है? साइन थीटा वाला घटक होता है। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस DE का इस दिशा में कोण का घटक कौन सा हो गया? DE cos थीटा, और इसके साथ कौन सा हो गया? DE sin थीटा। इसी प्रकार से इसका इधर की ओर cos थीटा और इधर वाला sin थीटा, जिसके साथ थीटा है वहां क्या बन गया? कोज्या वाला। ठीक है, ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। अगर हम चित्र की ज्यामिति से देखें तो ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा और DE sin थीटा परस्पर एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, और परिमाण में क्या है? समान है। इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्षैतिज घटकों के योग के कारण होगी। अब यहाँ पे जितने भी अल्पांश आएंगे भाई, जितने भी ऊपर तक नीचे तक, तो वहां पे ये DE sin थीटा वाले तो क्या कर देंगे? एक दूसरे को निरस्त। तो भाई बचेगा कौन सा? DE cos थीटा वाले। अब हमें इसको ये यहां तक हो गया। अब अगला जो हमें काम करना है, क्योंकि भाई टॉपिक का नाम ही क्या है? गाउस के नियम का उपयोग करते हुए करना है। तो गाउस के नियम का उपयोग किस तरीके से करेंगे वो हमारे लिए मेन है। ठीक है, यहाँ पे घटक 36 बटे, ठीक है, और हमने ये कहा था कि भाई इसमें जो आवेश वितरित है कितना है? क्या मान लेते हैं? समेशन क्यू है कुल आवेश। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? मैंने एक टॉपिक में करवाया था पिछले लेक्चर में कि लैम्डा से डिनोट करते हैं क्योंकि रेखीय है। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, हमने इस L लंबाई में जो आवेश वितरित है उसको ले लिया। ठीक है, माना अब हमारा अगला काम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मैं इस डायग्राम को समझा देता हूं आपको। ठीक है, माना हमने एक L लंबाई का रेखीय आवेश घनत्व ले लिया, रेखीय लंबाई का ये आवेशित तार ले लिया L लंबाई में। ठीक है, और इस L लंबाई के परिध क्या किया? R दूरी पर ये बिंदु यहाँ पे स्थित है P। इस L लंबाई से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है यहाँ पे।
ये वाला जो पी बिंदु आया मान लिया इस पृष्ठ पे आया, हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना की। क्यों? क्योंकि ये बिंदु यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पास में, दूर में, कितना दूर, पीछे, इधर, किधर भी हो सकता है। तो जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा? बेलनाकार बनेगा। कैसा बनेगा? बेलनाकार। जैसे मैं मान लूं, हम कहते हैं एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखो तो बेलन बनता है। मान लो ये ऐसे तार होती, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, कहीं पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता था, पास में, दूर में, कहीं पे भी हो सकता था। तो हमने क्या ऐसा पृष्ठ बन रहा है हमारे पास? बेलनाकार पृष्ठ बन रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गाउसियन सरफेस बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और कैसा हो सकता है, हमारे लिए गोलीय भी हो सकता है। ठीक है, वैसे हम ये कहते हैं कि गाउस के नियम का जो हम अनुप्रयोग या उससे पहले हमने जो सूत्र किया था वो पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता, पर हमें करना है। देखो कैसे करेंगे, पृष्ठ पे नहीं करेंगे, पर हमने एक रचना की, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ जरूरी चाहिए। ठीक है, हमने गाउसियन पृष्ठ ले लिया, तो हमने क्या किया, देख रहे हैं इस पृष्ठ के तीन भाग है। एक S1 ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, एक ये बाहर वाला दिखाई दे रहा है और ये नीचे वाला। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास मार्कर है। ठीक है, ये बेलनाकार है, इसके तीन पृष्ठ है, एक ये सामने वाला इधर वाला, एक ये नीचे वाला और एक ये बाहर वाला। ये बाहर वाला जो है मुख्यतः देखा जाए तो बेलन का पृष्ठ शो कर रहा है। ठीक है, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πRh। तो हमने इसकी लंबाई कितनी ली है? L ली है, तो क्या हो जाएगा? 2πRL हो जाएगा। अब हमारा अगला काम क्या है, हमें गाउस के नियम का तो उपयोग करना है। अब हमने क्या पढ़ा? गाउस का नियम जो पिछले टॉपिक में पढ़ा, और हमें निकालना क्या है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी उपयोग करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं उसको रफ करूं और इधर वाला काम शुरू करूं। ले लिया? ठीक है, अब देखो अगला काम क्या। अब हमें निकालना है क्या? देखो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्या होता है? समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू कुल आवेश अगर सिग्मा Q है तो सिग्मा Q अपॉन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Q अपॉन L लेते हैं ना, तो L हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा Q का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा L आ गया। इसका अगर उपयोग करें तो गाउस के नियम में उपयोग कर दिया, फाई बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण नंबर 1 लगा दो, यहां लिख देंगे अपने गाउस के नियम से, नियम से। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है वो देखो, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, पहला लेक्चर जो इसका था, आप उसमें प्ले लिस्ट में देख लेना, उसमें हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो क्या होता है? ये क्या होता है? EDS क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या होता है? EDS cos थीटा। ठीक है, ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए हमने कहा इसके तीन पृष्ठ है, S1 है, एक S2 है और एक कौन सा है? S3 है। हमने इन तीनों पर तीन अल्पांश ले लिए। एक ले लिए ये अल्पांश DS जिसकी क्षेत्रफल की डायरेक्शन ऊपर की ओर, एक ये ले लिया इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, एक ये ले लिया इसकी डायरेक्शन इधर की ओर। अब ये पृष्ठ इधर हो इधर हो इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये पता है कि धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर इधर होगी। अगर इसके नीचे भी है तो ये इधर इस तरीके से होगी, ये है तो इधर और इस तरफ, वैसे तो वो चारों तरफ ही होगी। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर यहाँ पे देखें तो एक लाइन में है तो इसके कारण सारे के सारे इधर, सामने, इधर 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 सभी जगह। लेकिन हमको तो शो ऐसे और ऐसे होगा, हम ऐसे भी शो कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि सामने पृष्ठ लेते तो ऐसे आ जाते। ठीक है, अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आ रही है। इसकी देखें तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर इधर और तीन दिशाएं दिख रही है। तीन पृष्ठ लिए, तीनों दिशाएं दिख रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्षेत्रफल की दिशा इधर है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना? 90 डिग्री का। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री का। यहाँ पे देखिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्रफल की दिशा इधर है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री का। ये मैं यहाँ लिखूंगा सारा काम। देखो, अब हमारे पास तीन पृष्ठ है, तो ये तो था कुल पृष्ठ S के लिए, हमें तीन पृष्ठों को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो तीन पृष्ठ को ओपन कर देंगे तो देखो क्या बना हमारे पास? ये बना हमारे पास फाई बराबर ये हो गया कौन सा? S1 पृष्ठ के लिए EDS cos थीटा। ठीक है, प्लस कौन सा आ गया? S2 पृष्ठ के लिए EDS कौन सा? cos थीटा। और तीसरा पृष्ठ कौन सा है? S3 पृष्ठ के लिए EDS cos थीटा। एक 11वीं में क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने ऐसा कुछ करवाया था, याद है? मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बारे में इसी तरीके से करवाऊंगा। अब देखिए हमारे पास गाउस के नियम से तो ये आया,
और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमें ये प्राप्त हुआ। दोनों की तुलना कर देंगे तो देखो क्या बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आ गया देखो, यहाँ आ गया लैम्डा एल अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। इधर हमारे पास बन गया क्या ई डी एस कोस थीटा, और ये क्या आ गया S1 ई डी एस कोस थीटा, और ये कौन सा आ गया हमारे पास S2, और ये हो गया S3 पृष्ठ के लिए ई डी एस कोस थीटा। यार अब हमारे को काम है क्या, ये थीटा का मान रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर S1 पृष्ठ की बात करूं तो S1 पृष्ठ में क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो बनने वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये सारी चीजें वहां पे भी लिखनी होंगी। कौन से के लिए, पृष्ठ S1 के लिए, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना होता है हर चीज को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E जो है वो लंबवत है किसके पृष्ठ, DS के पृष्ठ के लंबवत है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार S2 के लिए देखें तो E जो है वो समांतर है DS के। देखो ये पृष्ठ है S2, सॉरी समांतर नहीं, एक मिनट रुको, ये पृष्ठ है S2 हमने लिया है, क्षेत्रफल की दिशा नीचे और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, बनने वाला कोण 90। तो S2 पे भी क्या है, अपने देखें S2 के लिए तो क्या है, E जो है वो लंबवत है किसके, DS के, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमारे लिए S3 पृष्ठ आ गया। S3 पृष्ठ के लिए देखें तो ये देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और क्षेत्रफल की दिशा इधर, तो क्या आ गया देखो, E समांतर है किसके, DS के, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। एक चीज और बता देता हूं, देखो अगर ये पृष्ठ यहाँ होता, यहाँ पे होता या सामने की ओर होता, जैसे ये बेलनाकार है, ये यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता या यहाँ होता, कहीं पे भी होता, विद्युत क्षेत्र इधर 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 होता। यहाँ देखो ये पृष्ठ मान लो यहाँ होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी आती है, तो क्षेत्रफल की दिशा इधर, यहाँ होता तो क्षेत्रफल की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, पीछे होता तो भी, मतलब यहाँ पे हर स्थिति में समांतर मिलता, यहाँ पे हमें लंबवत मिलता और यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, लंबवत मिलता। ये तीन स्थितियां हमें जो प्राप्त हुई है, हमें यहाँ मान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको आपको आगे करूँ। ठीक है, ले लिया। अब देखो आगे क्या आएगा, इसको डायग्राम को मैंने रफ कर दिया क्योंकि हमारा काम हो गया डायग्राम वाला। अब देखो मान रखेंगे तो ये आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, पहला पृष्ठ कौन सा है, S1, यहाँ लिख देंगे ई डी एस कोस 90 डिग्री। S1 के लिए कितना है, 90 डिग्री है। फिर दूसरा पृष्ठ, इसको भी रफ कर दूं क्योंकि आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट के अनुसार। ठीक है, अब देखो दूसरा पृष्ठ कौन सा है, ई डी एस, और ये कौन सा आ गया, कोस 90 डिग्री। कौन से पृष्ठ के लिए, S2 के लिए। तीसरे के लिए क्या 0 डिग्री है, तो हमने क्या ले लिया S3 और ई डी एस कोस 0 डिग्री। इज दैट क्लियर, ये बात समझ आएगी आपको। अब देखो कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो बचेगा ये स्टेप, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस ये क्या बच गया, E, और ये आ गया हमने ds, कौन सा ले लिया, S3 ले लिया। cos 0 का मान कितना होता है, 1। विद्युत क्षेत्र बाहर आ गया क्योंकि वो तो समान रूप से जैसा ही है, पृष्ठ चेंज होगा क्योंकि हमने जो ये पृष्ठ लिया है ना, हमने ये जो पृष्ठ लिया है यहाँ पे, ये वाला जो फ्रंट वाला है, ये तो पूरे के लिए ज्ञात करना है। तो पूरे के लिए क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, h की जगह यहाँ पे लंबाई क्या ली है, l ली है। तो ये क्या हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E इंटू 2 पाई r और l से l क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया हमारे पास, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, अभी मैं इसको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। अब देखो कैसे करते हैं अपने इसको। देखो यहां अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखूं तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r डॉट लिख देंगे r कैप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस पर निर्भर करेगी, दूरी पर। जितना दूर वहां पे उतना ही कम, क्योंकि इससे स्पष्ट हो रहा है कि E जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के, और E है समानुपाती किसके, लैम्डा के। मतलब रेखीय आवेश घनत्व जितना अधिक होगा तो भाई E का मान उतना ही अधिक होगा, और बिंदु जितना दूर या पास होगा E का मान उसी प्रकार से परिवर्तित होगा। तो इसके लिए अगर आलेख खींचे E और R के मध्य, E और R के मध्य खींचे तो ये आएगा कर्व, क्योंकि ये हम 11वीं में कर चुके हैं, सीख चुके हैं पहले। और अगर समानुपाती है E और लैम्डा
तो कैसी आएगी हमारे पास लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मैंने मुख्य बात कही थी, देखो मुख्य सूत्र तो ये आ गया, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 2 से गुणा, तो कई बार ये सूत्र भी लिखा होता है, इसलिए लिख रहा हूं, जो अब मैं लिख रहा हूं ना, कई बार ये सूत्र भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ गया। चूंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, के, पहले चैप्टर में आया था कूलॉम के नियम वाले में। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दूं तो E का मान क्या आ गया हमारे पास, 2k लैम्डा बटे आर। ठीक है, तो बात समझ आई आपको। ये भी सूत्र होता है इसका, ये भी सूत्र होता है। मैंने आलेख भी बना दिया, दोनों चित्र भी बता दिए, थ्योरी मैंने बोली है। पहले चित्र में क्षैतिज घटकों के कारण प्राप्त होगा, ऊर्ध्वाधर घटक जो होंगे परिमाण में समान होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, तो क्या कर देंगे, निरस्त। और फिर हमें गाउस के नियम का उपयोग करना था, इसलिए हमें गाउस के पृष्ठ की रचना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि उसके बिना तो संभव ही नहीं था। तो ये देखो, इसके अनुप्रयोग जो भी हैं 5-6, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, पार्टिकुलर ये होता है मेन एग्जाम में, इसका हाफ ईयरली या मेन एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अनुप्रयोग में से। परंतु पिछले साल ऐसा ना करके उन्होंने इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल उठाया। तो हमें इस भरोसे नहीं रहना है कि भाई ये तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन ही आएगा ना, हमें उदाहरण भी करने हैं, पीछे वाले न्यूमेरिकल भी करने हैं और ये क्वेश्चन भी करने हैं। दूसरा बात, आधा नंबर या 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो पाठ्य पुस्तक जो होगी आपके, उसके पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, लिखे होते हैं, चाहे वो आपके पास ऑप्शनल हो, मतलब एबीसीडी वाले हो, चाहे वो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हो, या लघुत्रात्मक हो, या अति लघुरात्मक हो, या निबंधात्मक हो, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहीं से आता है, पेपर बुक से बाहर आता ही नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है, लगभग वहीं से क्वेश्चन होता है। कोई एक आधे में लैंग्वेज चेंज कर दे वो अलग बात है, पर आपके बुक के अंदर से आएगा, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसका अगला अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये उतार लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।